सर्वज्ञः प्रणामांजलि। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी कैथल हरियाणा द्वारा आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों की अनुमति से कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूंगी। किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, या हमारे शास्त्रों में भी ये विधान है कि जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ किया जाता है तो उससे पहले हमारे शास्त्रों में मंगलाचरण का विधान किया गया है। इसी क्रम में मंगलाचरण के लिए मैं ज्योतिष विभाग के ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंगलाचरण के लिए डॉक्टर नवीन शर्मा जी। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम अभ्यभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं तत्त्वानुभिर्व्यासे महि देवहितं ददायुः यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवन्ततु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पम् अस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवीन शर्मा जी। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम का आज हमारा तृतीय दिवस है और आज का हमारा विषय है विदेशों में संस्कृत शिक्षण। इसी क्रम में सबसे पहले जो हमारी व्याख्यान माला कार्यक्रम है उसमें जो हमारे अध्यक्ष के रूप में विराजमान महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार मित्तल जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही कार्यक्रम के निवेदक महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर यशवीर सिंह जी, आज के मुख्य वक्ता एवं दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ डॉक्टर विनय गोपाल त्रिपाठी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में विराजमान साहित्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जगत नारायण कौशिक जी और व्याकरण विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में, और विश्वविद्यालय के आचार्यगण और कार्यक्रम में जुड़े विद्वज्जन छात्र छात्राओं सभी का मैं इस व्याख्यान माला कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता है डॉक्टर विनय गोपाल त्रिपाठी जी। मुख्य वक्ता के परिचय और विषय प्रवर्तन के लिए मैं दर्शन विभागीय डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी से निवेदन करती हूँ कि वो मुख्य वक्ता का परिचय और विषय प्रवर्तन के द्वारा हमारा अपने वचनों को करें। डॉक्टर शशिकांत जी। सादरं धन्यवादाः यत् भवत्यै मह्यम् अद्य विशिष्टस्य वक्तुः परिचयं कर्तुं समयं भवती प्रदत्तवती। सादरं धन्यवादाः। सर्वप्रथमं मान्यमान्याः वर्तते यत् वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयेन यथा सर्वदैव संस्कृत प्रचारे
सार्व अनेन विश्वविद्यालयेन पुनरपि कृतं वर्तते। शालायाः एतस्याः वर्तन्ते ये वर्तन्ते अस्माकं अस्य महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः मनस्विनः कुलपतयः आदरणीयाः प्रोफेसर् मित्तल महाशयाः तथैव अस्माकम् अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः आदरणीयाः प्रोफेसर् यशोवित् भारते नैव यशस्वति विश्वविद्यालयस्य बिन्दुभूतो भवेत्। इमद्वयमपि तत्तावत् प्रथमं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। अद्य व्याख्यानमालायाः अद्य ये अनुजकल्पाः आधुनिक सर्वेषु विषयेषु कृतभूरि परिश्रमाः दर्शन विद्या यथा नाम युक्ताः आवाज नहीं सुनाई दे रही है। शशिकांत जी का माइक कट रहा है, बहुत बार बार आवाज कट रही है। हेलो, आवाज बहुत कट रही है शशिकांत जी आपकी। आवाज आपकी कट रही है, बहुत कट रही है। हेलो, ओहो, तर्हि यत्किमपि मया उक्तं तद् न श्रुतं भवद्भिः? हाँ, इदानीम् आगच्छति। मान्य आपका नेटवर्क बहुत कम है महोदय। मान्याः इदानीं श्रूयते न? आम्, स्पष्टतया न श्रूयते। हाँ, तर्हि साररूपेण वच्मि। मान्याः, अद्य यः वक्ता अस्माकं पुरतः उपस्थितो वर्तते सः सर्वपरिचितो वर्तते। संस्कृतक्षेत्रे दत्तसर्वस्वो वर्तते। दर्शनविभागस्य अयं सहायकाचार्यः न केवलं दर्शनविषयम् अपि तु आधुनिकं सर्वमपि विषयं जानीते आङ्ग्लभाषायां कृतभूरि परिश्रमो वर्तते। अद्य अस्य वक्तुः विषयो वर्तते विदेशस्य संस्कृतशिक्षणं। तर्हि आयान्तु अस्माकम् अस्य विशिष्टस्य वक्तुः व्याख्यानं शृणुमः, आत्मानं धन्यं कुर्मः। स्वागतं वर्तते अस्माकम् अद्य
पूज्यवक्तुः डॉक्टर वेणुगोपाल त्रिपाठी महोदयस्य विदेश संस्कृतशिक्षणविषयमधिकृत्य अस्मान् बोधयन्तु, अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु आचार्याः डॉक्टर वेणुगोपाल त्रिपाठी महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशिकांत जी। आज के व्याख्यान माला कार्यक्रम का हमारा विषय है विदेशों में संस्कृत शिक्षण और हमारे मुख्य वक्ता हैं, जैसा कि शशिकांत जी ने परिचय करवाया, दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, एनसीसी और एनएसएस के माध्यम से बहुत सारे छात्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विनय गोपाल त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे अपनी सारगर्भित वचनों से हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर विनय गोपाल त्रिपाठी जी। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय का हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि वे इस तरह के मंच हमें प्रदान करते हैं ताकि हम विषयों का उपस्थापन कर सकें। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए धन्यवाद। इसके पश्चात इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले हमारे व्याकरण विभाग की आचार्य शर्मिला मैडम एवं इनके साथ जुड़े अन्य मित्र गण जो कि इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। जैसा कि विषय आपको बताया ही है, विदेशों में संस्कृत शिक्षण, यह मेरा विषय रहेगा। ये इस विषय पर बोलने से पहले मैं आपको केवल 2 घटनाएं बताना चाहूंगा। सबसे पहली घटना है टेप रिकॉर्डर के विषय में, यानी जब टेप रिकॉर्डर का आविष्कार हुआ था उसके पश्चात सबसे पहला प्रश्न लोगों के मन में ये आया, जिन्होंने आविष्कार किया था, कि आखिर सबसे पहली जो रिकॉर्डिंग हो वो किस चीज की जाए। प्रश्न स्वाभाविक था, किसी श्रेष्ठ चीज का संकलन हो, यही श्रेयस्कर रहेगा। अब इसी की तलाश में जो यूएस में जो अपने अपने क्षेत्र में अग्रगण्य थे, यानी पॉलिटिशियन हो गए या फिर एक्टर्स हो गए, और जितने भी क्षेत्रों में जो उच्च पदों पर थे, उनसे ये निवेदन किया गया कि क्या आप अपनी ध्वनि इस रिकॉर्डिंग के लिए देंगे। तो सभी ने कहा मनुष्य है और मनुष्य होने के कारण स्वभावगत दोष है, तो यदि किसी पहली चीज का संकलन करना चाहें तो ऐसी चीज का करें जो अद्वितीय हो। ये प्रश्न आइंस्टाइन तक भी गया और उनके द्वारा भी यही कहा गया कि मैं मनुष्य होने के कारण त्रुटि दोषों से युक्त हूं, अतः किसी श्रेयस्कर का चयन करें। घूमते फिरते ये प्रश्न फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जो कि हम सभी संस्कृत क्षेत्र में है तो सुपरिचित ही होंगे, उन तक ये विषय गया। अब उनका भी प्रारंभ में तो ये उत्तर यही रहा कि मनुष्य होने के कारण मैं त्रुटि से युक्त हूं और मैं अपने कोई वाक्य कैसे दे सकता हूं आरंभ के लिए। किंतु उन्होंने कहा, हाँ, एक चीज मैं कर सकता हूं। विश्व की सबसे जो प्राचीन भाषा है, उस भाषा में निबद्ध एक शास्त्र है जिसके उच्चारण करने का कार्य कर सकता हूं। और इसके माध्यम से जो पहला रिकॉर्डिंग हुआ टेप रिकॉर्डर में, वो जो ऋग्वेद का श्लोक है, मंत्र है, अग्निमीडे पुरोहितम इत्यादि, इस मंत्र का संकलन किया गया। पहली घटना। दूसरी घटना है भारत की। सर विलियम जोन्स का नाम आप सभी ने सुना होगा और बहुत बड़े भाषाविद थे। प्रायः 16 से अधिक भाषाओं का उनको ज्ञान था। जब वो ब्रिटेन से भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज आए, ज्वाइन किया, तो एक उनके सामने विषय आया। किसी ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, मतलब ग्रामीण के माध्यम से वो विषय उन तक पहुंचा कि उन्होंने ऐसा जिज्ञासा की कि
ये बताइए कि अ, बहुत सारे विषय हम तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? ग्रामीण लोग जो भी उनके विवाद होते हैं वो हमारे कोर्ट तक क्यों नहीं लाते? वो कहाँ निपटारा होता है? तो उन्होंने कहा जो कि हमारे यहाँ पर मनुस्मृति और धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ है उनके आधार पर विद्वान है, और वही जितने भी विवाद होते हैं उसका निपटारा वहीं पर ग्रामीण लोगों के माध्यम से ही कर लिया जाता है, इसीलिए कोर्ट में विषय नहीं आते हैं। यह सुनने के बाद उनके मन में काफी जिज्ञासा हुई कि आखिर उस तंत्र को तो देखा जाए जिसमें ये इतनी इतनी सरलता से विवादों का निपटारा कर लेते हैं। उसी का परिणाम हुआ कि मनुस्मृति और धर्मशास्त्र के कुछ ग्रंथों का अनुवाद सबसे पहले तो विलियम जोन्स ने स्वयं अध्ययन किया, और उसके बाद अनुवाद का कार्य हमें देखने को मिला। अब ये दो घटनाएं मैंने क्यों कही? ये केवल एक जैसे हम कहते हैं आइसबर्ग होता है, उसमें ऊपर बिंदु दिखता है और नीचे बहुत विस्तार रहता है। ये दो घटनाएं मात्र हैं जो कि ये बताती हैं कि संस्कृत क्यों इतनी प्रभावोत्पादक रहती है, भारत में तो रहती है, साथ साथ में विश्व में। अब तीन अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी उक्ति संस्कृत के विषय में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले हैं सर विलियम जोन्स, जो कि 1788 में उन्होंने ये कहा था कि संस्कृत इज ऑफ वंडरफुल स्ट्रक्चर, यानी जो इसकी संरचना है वो अत्यंत सूक्ष्म चिंतन से और वैज्ञानिक रूप से है, एंड मोर परफेक्ट देन ग्रीक, यानी and more copious than Latin and more exquisitely refined than Latin and more exquisitely refined than either। जैसे अभी जो लिंग्विस्टिक्स जो विषय है, पश्चिम में भी इसका अध्ययन किया जाता है, और पश्चिम में अध्ययन करने पर धीरे धीरे विलियम जोन्स या फिर ये विद्वान हैं, इनके माध्यम से सबसे पहले हम दो चीजें देखें। प्रारंभ में वेस्टर्न जो थॉट था वो ये था कि ग्रीक सबसे प्राचीन भाषा है और उसमें जो भावों की अभिव्यक्ति है, जो सारगर्भिता है, वो अन्य किसी भाषा में नहीं है। किंतु जब विलियम जोन्स ने संस्कृत का अध्ययन किया, उसके पश्चात उन्होंने पाया कि ग्रीक और लैटिन इन भाषाओं से भी सारगर्भित, वैज्ञानिक संरचना से युक्त और गागर में सागर जो कहावत है उसको पूर्ण करने वाली भाषा हमारी संस्कृत है। अब दूसरा है, ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में मैं एक विषय रख रहा हूं। फ्रेंच स्कॉलर हुए हैं फ्रेडरिक वॉन स्लेगल, जिन्होंने 1808 में कहा था, ये वो दौर है, याद रखें, कि यूरोप में एक परिवर्तन का काल था। यानी जो क्रिश्चियन सिस्टम है वो ये बिलीव करता था कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, चपटी है, एकदम सीधी है। और उस समय पर वहां के भी गैलीलियो या अन्य विद्वान जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। और उस समय क्रिश्चियन थॉट ये भी था कि हमारी जो पृथ्वी है वही धुरी है, उसी के आसपास चारों चीजें हर चीजें चलती हैं। किंतु मूल पर इन्होंने जो कहा वो कहा कि ब्राह्मण एस्ट्रोनॉमर हैड पोस्टेड अ स्फेरिकल अर्थ ऑफ अ करेक्ट साइज। यानी 1808 में जो फ्रेंच स्कॉलर है उन्होंने बताया कि जो हमारे जो संस्कृत के जो साहित्य हैं उनमें जो पृथ्वी है उसका जो स्फेरिकल शेप है, यानी वो पूरी गोल नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो पूरी गोल है, वो जो स्फेरिकल शेप है उसका आंकलन हमारे ग्रंथों ने प्राचीन समय से ही कर रखा था। एक तीसरा है मैथमेटिक्स फील्ड का, जो कि ज्यूइश जर्मन मैथमेटिशियन हुए हैं हर्मन मिन्कोव्स्की। उन्होंने कहा कि ये यहाँ के जो साहित्य है उसमें जो मैथ्स का विषय का प्रतिपादन है उसको आधार लेकर के कहा, दे सेट डाउन मैथमेटिकली डेमोन्स्ट्रेबल डिस्टेंसेस बिटवीन इक्वेटर एंड उज्जैन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आंकलन आज भी हमारे खगोल हमारे ज्योतिष शास्त्रियों के द्वारा कर दिए जाते हैं वो अकाट्य रहते हैं और एकदम सटीक बैठते हैं।
तो जो उज्जैन और इक्वेटर, इसके मध्य जो डिस्टेंस होता है, उसका कैलकुलेशन हमारे प्राचीन ग्रंथों में एकदम हूबहू सटीक मिलता है, ऐसा इस जूइश स्कॉलर ने कहा। अब मूल विषय पर मैं आता हूं। विदेशों में संस्कृत शिक्षण या विदेशों में संस्कृत, यही मेरा विषय रहेगा। इसी विषय को लेकर के मैं उद्बोधन अपना दूंगा। तो सबसे पहला जो विषय है, ये विडंबना ही है या दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसके विषय में कुछ पूर्वाग्रह, जैसा कि आप आजादी के बाद से अनुभव करते आ रहे होंगे। किंतु अब धीरे धीरे ये जो पूर्वाग्रह का विषय था, धीरे धीरे हट रहा है और उस ज्ञान परंपरा के प्रति आशा की दृष्टि भी है। जैसे सूर्यास्त जब होता है तो सूर्योदय को भी आने को वो द्योतित करता है, ठीक इसी तरह से अब जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हैं तो संस्कृत के बिना और उसमें रहने वाला जो साहित्य है, उसके बिना हम भारतीय ज्ञान परंपरा की कल्पना ही नहीं कर सकते। एक मैं उदाहरण दूंगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जो हमारे समाज में उपेक्षा भाव हमें देखने को मिलती थी, वो है कि मैं अपने विद्यालय के समय को याद करता हूँ। उस समय पर यद्यपि हमारे घर में प्राणायाम इत्यादि के विषय में अभ्यास और प्रक्रियाएं आप जानते ही पूजन विधि में की जाती हैं, तो इस तरह के जब विषय चर्चा किए जाते थे, यहाँ तक कि अध्यापकों से भी जब मैं विषय चर्चा करता था तो उनका प्रायः पहला उपेक्षा भाव रहता था, दूसरा वो कहते थे कि ये तो केवल पंडितों के करने योग्य विषय है। जबकि आज का वो समय है जो हमारे देश के अद्वितीय नायक हैं, उन्होंने विश्व के समक्ष योग जो विषय है उसको प्रतिविज्ञा के रूप में प्रस्ताव यूएन में ले गए और उसको 193 देशों ने स्वीकार किया ध्वनिमत से। तो हाँ, अब मैं आता हूं अपना जो विषय है, जो विदेशों में संस्कृत शिक्षण, इनमें मैं 3 स्तरों पर आज चर्चा करूंगा। पहला स्तर है विद्यालय स्तर पर जो संस्कृत का शिक्षण है। दूसरा, संस्कृत का जो विदेशों में प्रभाव है। और तीसरा, विदेशों में जो संस्कृत के उच्च शिक्षण के केंद्र है, वो विषय मैं रखूंगा। सबसे पहला है विद्यालय स्तरीय पर शिक्षण। तो आपको स्मरण होगा, आप सभी के स्मरण में भी होगा, अभी कुछ समय पहले के ही विषय है कि आपको ऑनलाइन एक वीडियो वायरल होता हुआ खूब दिखता होगा, सेंट जेम्स स्कूल का, लंदन का, जहां पर कि छोटे बच्चे से लेकर मतलब 4 वर्ष के बच्चे से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों तक को संस्कृत सिखाया जाता है। वो वीडियो काफी वायरल हुआ। तो वहां के जो हेड हैं, जिनका नाम है वॉरविक जोसेफ, वो संस्कृत डिपार्टमेंट के वहां के हेड है, उनसे जब ये पूछा गया कि आखिर आपने इस भाषा को क्यों रखा, शिक्षण में क्यों रखा, तो वो कहते हैं इट गिव्स देम ब्रिलियंट लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग, यानी जो उच्चारण विधि है, भाषा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करना, ये अपने आप में, आप उदाहरण में भारत में ही देख लें, हर जगह आप जब जाएंगे तो देखेंगे प्रादेशिक रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव रहता ही है, अस्पष्टता जिसके कारण हो जाती है। तो जो हेड है उन्होंने कहा कि इट गिव्स देम ब्रिलियंट लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग, संस्कृत स्क्रिप्चर्स आर इंस्पायरिंग एंड फुल ऑफ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज व्हाई वी टीच इट। यानी एक तो भाषा की दृष्टि से आवश्यक है, दूसरा जो विषय का प्रतिपादन किया जाता है इनमें, वो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन से पृथक हो, वो सारे के सारे विषय हमारे जीवन में आते ही आते हैं और एक जैसे प्रकाश के की तरह से ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो दिशा देने का कार्य करती है।
आप प्रायः देखेंगे जो संस्कृत क्षेत्र में लोग होंगे, प्रायः डिप्रेशन इत्यादि जो अभी जो बहुत बड़ी समस्या चल रही है हमारे मतलब पूरे मानव समाज में, वो व्यक्ति संस्कृत के क्षेत्र का व्यक्ति प्रायः आपको नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि जो जीवनानुभव शास्त्र के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं, वे हमेशा उनका मार्गदर्शन करते हैं। अब स्कूल पर ही पहला मैंने आपको बताया सेंट जेम्स स्कूल, दूसरा है इरेमस स्कूल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये प्रिपरेटरी स्कूल है जहाँ पर 6ठी तक के बच्चों को संस्कृत सिखाया जाता है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरा जो वक्तव्य होगा थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल होगा, यानी तथ्यात्मक होगा, तो थोड़ा उसको धैर्य से सुने, और बाकी मैं बाद में आपको उपलब्ध भी करा दूंगा ये जो मटेरियल है इसके विषय में। अब तीसरा जो है जॉन स्कॉट्स है डुबलिन में, जहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल तक में संस्कृत शिक्षण होता है। अभी इसी से मुझे एक विषय याद आया कि अभी भारत में जब संस्कृत को प्रथम कक्षा से आरंभ करने का विषय आया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पूर्वाग्रह करके कारण केवल उसका विरोध किया। अब उनको एक बार सोचना चाहिए कि जब विदेश के लोग भी आरंभ से शिक्षण को रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते, और ये हमारे लिए दुर्भाग्य ही है, अन्य कुछ नहीं है, यदि इसका पालन नहीं करते हैं। चौथा स्कूल है फिलॉसफी डे स्कूल, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में है, जहां नर्सरी से 5वीं कक्षा तक संस्कृत में शिक्षण दिया जाता है। अब इसके बाद स्कूली शिक्षण के बाद जो दूसरा विषय है जिस पर मैं बोलूंगा वो है संस्कृत का विदेशों में प्रभाव। अब ये तो हम जानते ही हैं, सर्वविदित है कि जो भारतीय सभ्यता है वह संस्कृत भाषा पर आधारित है। और एक जो चीज है, एक धारणा समाज में मिथक रूप में बन चुकी है कि जो संस्कृत है, संस्कृत सुनो तो केवल या तो कहेंगे कि हमारे लिए कोई धार्मिक कार्य कराना है, पूजा पाठ इत्यादि कराना है, अथवा मंदिर से संबंधित कुछ होगा, ऐसा समाज में एक संकल्पना बनी हुई है। किंतु अगर आप उसका विश्लेषण करें, यद्यपि एक चीज और है कि जो हमारा साहित्य है इतिहास के कालखंड में अनेकों झंझावातों से गुजरा, इस कारण से बहुत सारा साहित्य नष्ट हो गया, किंतु आज जो प्राप्त साहित्य है उसमें भी अगर आप देखें तो 5% ही आपको ये धार्मिक क्रिया विधानों के विषय में मिलेगा। अन्य जो 95% जो साहित्य आपको मिलेगा वो उससे इतर मिलेगा, जैसे कि दर्शन विषय मिलेगा आपको, न्याय के विषय में चिंतन मिलेगा, विज्ञान के विषय में मिलेगा, साहित्य, व्याकरण और ध्वनि विज्ञान, इन सभी विषयों की प्राप्ति आपको होगी। यही कारण रहा कि विदेशों में भी इसको पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया। अब एक थोड़ा सा भेद है कि उसको केवल संस्कृत शिक्षण ऐसा नहीं कहा जाता विदेशों में। विदेशों में जो पढ़ाया जाता है उसको इंडोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही रखा जाता है, और या इंडोलॉजी डिपार्टमेंट अथवा एशियन स्टडीज, प्रायः यही नाम रहे हैं, और कुछ संस्थाओं में इंडियन स्टडीज के नाम से ये पढ़ाया जाता है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं अपने शास्त्रों के जो कि आधार बनते हैं विदेशों में शिक्षण का। जैसे हम व्याकरण में अगर लेते हैं तो पाणिनि और पतंजलि, इन्होंने जिस तरह से शास्त्र में जिन जिन विषयों का चिंतन करके अद्वितीय ग्रंथ की रचना की है, और प्रायः लिंग्विस्टिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो विश्व में कहीं नहीं है। यही कारण है कि जो लिंग्विस्टिक अध्ययन होता है कहीं पर भी, भारत में भी और विदेशों में भी, तो सबसे पहला जो पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसको पढ़े बिना कोई लिंग्विस्ट नहीं कहला सकता। ये आज के समय की एक न्यूनतम अर्हता के रूप में हो चुका है, जो कि प्रायः कारण प्रदर्शित करता है कि क्यों वहां संस्कृत है। इसी तरह से अगर हम गणित और खगोल शास्त्र विषय को देखें तो आपको 3 नाम अवश्य ध्यान में आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले है आर्यभट्ट,
दूसरे हैं ब्रह्मगुप्त और तीसरे हैं भास्कराचार्य जी। तो इनका भी यानी गणित मैथमेटिक्स का विषय रहता है, तो मैथमेटिक्स और जो एस्ट्रोनॉमी है, यानी आज के समय में जो हम इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस वो जो विज्ञान है उसमें भी इन ग्रंथों का अध्ययन किया ही जाता है आरंभिक रूप से। चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो चरक और सुश्रुत दो नाम हैं जो कि जिनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वे प्रायः एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम जो है, विदेशों में पहले तो एलोपैथी सिस्टम पॉपुलर था, किंतु आज जो अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है जिसका सबसे बड़ा सिनोनिम जो है वो हमारा आयुर्वेद शास्त्र ही है, उसमें यही दोनों ग्रंथ आधार बनते हैं। अब कुछ थोड़ा सा मैं 2 मिनट का इतर जाऊंगा, व्यक्तिगत जाऊंगा कि ये जो शास्त्र हैं, आप आयुर्वेद के जो नियम हैं उनका यदि आप व्यक्तिगत जीवन में भी पालन करके देखें तो आप पाएंगे कि बहुत सारी समस्याएं जिसकी वजह से, जैसे उदाहरण के लिए कोई पेट के दर्द से परेशान, कोई सर दर्द से या कोई अन्य विषयों से परेशान रहता है, यदि जो नियम है जो इन शास्त्रों में जो आचरण के नियम दिए गए हैं, दिनचर्या के नियम दिए गए हैं, उसका यदि कोई पालन करता है तो ये जो बहुत सारी समस्याएं समाज में है वो प्रायः अपने आप ही समाप्त हो सकती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से 2014 से योगाभ्यास कर रहा हूं, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे काफी परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिला है। अब मूल पर आते हैं। इसी तरह से हम मैथमेटिक्स जो गणित विषय है उस विषय में जो हमारे साहित्य है उसका जो सबसे बड़ा अवदान है, उस विषय को उदाहरण के रूप में यहाँ दूंगा। दशमलव आप सभी जानते हैं उसका कितना वो महत्व रखता है, जितनी भी हमारी वैज्ञानिक प्रगति है उसमें। उसके उदाहरण एक छोटा सा है कि ये जो दशमलव प्रक्रिया है ये यूरोपियों द्वारा अरबियन कंट्रीज के द्वारा प्राप्त की गई और वहां पर उन्होंने इसको अरबी प्रणाली कहा। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि जब हम अरबी में जाते हैं, यानी जब अरबी भाषा में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि वहां पर इसी जो अंक प्रणाली है इसको हिंदू अंक प्रणाली कहा जाता है। एक तार्किक दृष्टि में आपको यहां पर देना चाहूंगा कि आप देखेंगे जो उर्दू में लेखन होता है, उर्दू या फारसी में या अरबी में लेखन होता है, वो प्रायः राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेखन होता है। किंतु आप जब अंकों की प्रणाली देखेंगे तो वो आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और राइट साइड तक जाते हुए दिखेगा, ये 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये प्रमाणित करता है और इसको स्वीकार भी किया जा चुका है अब कि ये जो दशमलव प्रणाली है ये हमारे भारत की ही देन है, जो कि आप जानते हैं जो कंप्यूटर आज जिसके माध्यम से आज हम मोबाइल से जुड़ पाए हैं, ये कंप्यूटर की ही आरंभ तो वहीं से 01 से स्टार्ट हुआ है, उसी की देन है। यानी जो पूरी प्रगति है वो शून्य रहती यदि ऐसा न होता। अब एक और उदाहरण है, अगर हम अगर वेस्टर्न कल्चर को देखा जाए तो जो रोमन कल्चर है उसको सबसे सभ्यता के रूप में सबसे उत्कर्ष वाला माना जाता है। किंतु वहां पर यदि अगर ये हमारी दशमलव प्रणाली नहीं आई होती और वहां पर अगर 1 मिलियन ऐसा लिखना होता तो उसके लिए वहां जो रोमन सभ्यता थी उसमें 1000 के लिए केवल उनकी अधिकतम जो यूनिट थी वो m ही थी। यानी अगर हमें 1 मिलियन लिखना होता तो 1000 बार mm लिखना होता। यानी उस हिसाब से जो आज की प्रगति है वो हम सोच भी नहीं सकते थे। अब इसी तरह से कुछ सोशल सामाजिक जो विषय है, सामाजिक विषयों में भी संस्कृत आपको देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसे
हॉलीवुड में अगर आप देखें तो बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर हैं जिनका नाम लेडी गागा है। उन्होंने एक समय अभी 2-3 साल पहले की घटना है, उन्होंने एक ट्वीट किया था संस्कृत में, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इसी तरह से मैडोना एक सिंगर, वहीं वेस्टर्न सिंगर है, जिन्होंने जो शंकराचार्य द्वारा जो रचित है वंदे गुरु नाम चरणारविंदे, इस आधार पर अपने एक एल्बम में एक सॉन्ग का भी निर्माण किया था। क्योंकि ये कारण इसका क्यों है, क्योंकि कम शब्दों में अधिक भावों की अभिव्यक्ति। इसी तरह से ब्रिटिश एक अभिनेता है, प्रसिद्ध अभिनेता है और कॉमेडी विधा के हैं, रसल ब्रांड। उन्होंने भी अपने हाथों पर अंकन कराया है अनुगच्छतु प्रवाह। इसी तरह से अमेरिकन सिंगर मिली सीरिस और जेसिका एल्बा, इन दोनों ने ओम ऐसा जो ध्वनि, ओम ऐसा जो प्रतीक है, उसको अंकित कराया है। अब आते हैं विदेशों में उच्च शिक्षण संस्थाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, विदेशों में जो संस्कृत शिक्षण किया जाता है उसको इंडोलॉजी के रूप में रखा जाता है। तो ये जो क्रम है, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इनमें इन सभी जगहों पर आपको इंडोलॉजी के रूप में संस्कृत शिक्षण आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहला हम जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर हम देखें तो जो यूएस है, वहां पर सबसे अधिक संस्थाएं हैं जहां पर की शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं। जैसे कुछ संस्थाओं के मैं नाम कहूंगा, तथ्यात्मक है तो केवल सुन लें। द एल कॉलेजियो डी मैक्सिको पहला विश्वविद्यालय, ब्राउन यूनिवर्सिटी, इसी तरह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जो कि आप सभी जानते होंगे, उसमें एडमिशन मतलब उसमें प्रवेश पाना ही बहुत टेढ़ी खीर जैसे कहावत है, वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहां पर भी संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज के नाम से डिपार्टमेंट है जहां पर भी संस्कृत शिक्षण होता है। ये रहा अमेरिका। और भी बहुत सारे हैं विश्वविद्यालय, कुल मिलाकर के 18 के आसपास अमेरिका में विश्वविद्यालय हैं। इसी तरह से मैकगिल यूनिवर्सिटी और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में है, और इसी तरह से ब्राउन यूनिवर्सिटी, कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी कनाडा में, और इसी तरह से अन्य संस्थाएं हैं जहां पर कि संस्कृत शिक्षण होता है। और एक और आपको 2 साल पहले जो अभी पूर्व में ही संस्कृत सम्मेलन हुआ, विश्व संस्कृत सम्मेलन 2018 में हुआ, वो कनाडा की ही विश्वविद्यालय वैंकूवर में हुआ था, जो कि अपने आप में प्रदर्शित करता है कि वहां पर भी संस्कृत शिक्षण है। तो संस्कृत शिक्षण की चर्चा हो जाए विदेशों में और जर्मन के कुछ विश्वविद्यालयों के नाम न लिए जाए तो ये अपने आप में अनुचित होगा। तो कुछ जर्मन के विश्वविद्यालय हैं जहां पर की संस्कृत शिक्षण होता है। वो है बर्लिन यूनिवर्सिटी, जहां पर इंडियन स्टडीज के नाम से पढ़ाया जाता है। इसी तरह से फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी, जहां पर कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स इस विधा के मध्य में पढ़ाया जाता है। इसी तरह से हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी है जर्मनी की ही, जहां पर संस्कृत शिक्षण होता है क्लासिकल इंडियन स्टडीज के नाम से। अब बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर संस्कृत शिक्षण होता है, किंतु एक जो देश है जहां पर संस्कृत शिक्षण होता है उसको मैं विशेष रूप से थोड़ा सा उसके विषय में बताना चाहूंगा। जैसा कि थाईलैंड आपने नाम सुना ही है, वहां पर अभी जो पिछले विश्व सम्मेलन, संस्कृत सम्मेलन से पहले जो सम्मेलन हुआ था, 16वां संस्कृत सम्मेलन हुआ था, वहां के जो राजतंत्र है, राजतंत्र के माध्यम से वहां शासन चलता है, वे जो वहां की क्वीन है, वे स्वयं संस्कृत के प्रति उनका बहुत ही दीर्घ अनुराग है। अब ऐसा क्यों है
उसके विषय में मैं आता हूँ, कुछ संदर्भ आपको बताता हूँ कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं थाई में आपको बहुतायत, थाईलैंड में बहुतायत मात्रा में आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर जनपद हो गया, प्रोविंसेस हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए या रोड हो गए, इन सभी के नाम भी संस्कृत निष्ठ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर प्रोविंसेस का नाम देखा जाए तो नाम 3-4 नाम आपको बताऊं। विष्णुलोक एक नाम है, इसी तरह से नगर राजसिंह ऐसा नाम है, इसी तरह से सुवर्णपुरी ऐसा नाम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो एक तुषिता नाम है, इसी तरह से संबंध वंश ऐसा नाम है। रोड के नाम अगर देखें तो विजय रोड, अशोक रोड, ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, अन्य उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। अगर ब्रिजेस के नाम देखे जाएं तो उपल रत्न और केश कोमल ऐसे नाम वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। अब जो संस्कृत है वो जो थाई सभ्यता है उसमें बहुत ही उसका बड़ा रोल है, आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक उदाहरण बताता हूं, जो रामायण है हमारी, जो कि हमारे लिए भी उतनी आदरणीय है, वो उसका जो राम कथा है, सारांश के रूप में जो राम कथा है वो वहां पर भी प्रसिद्ध है और वहां पर 12वीं शताब्दी एडी से ही वहां पर ये राम कथा प्रचलन में है। और वहां पर राम को एक केवल मनुष्य के रूप में ही नहीं, यद्यपि वे बुद्धिस्ट हैं किंतु फिर भी वो राम को केवल मनुष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, वो राम को एक आदर्श राज्य चलाने वाले शासक के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी वे मानते हैं, बुद्धिस्ट होते हुए भी। इसी तरह से अभी जो वर्तमान में जो वहां पर शासन चल रहा है चक्री नाम से है, जो कि भगवान विष्णु से ही भगवान विष्णु का ही एक नाम आप कह सकते हैं। इसीलिए वे अपने आप को, जो अभी थाईलैंड का जो राज्य शासन है, वे अपने आप को रामकीन ऐसा मानते हैं और सभी अपने नाम के आगे जो उपाधि है वो राम ही ऐसा लगाते हैं। और वहां पर ये जो हमारा जो अवधारणा है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इंद्र, सूर्य और वायु, ये सभी वहां पर भी लोक कथाओं में स्वीकार किए जाते हैं और जो सबसे उच्च देव है उसके रूप में वहां पर भी शिव को ही स्वीकार किया जाता है। इसी तरह से महाभारत और अन्य जो हमारे साहित्य हैं वो भी आपको वहां पर प्राप्त होंगे। अब वहां पर जो थाईलैंड में जो कुछ प्रोफेसर्स हैं उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है ये कैसेटॉर्ट यूनिवर्सिटी है बैंकॉक में, वहां पे फैकल्टी ऑफ एंथ्रोलॉजी में है डॉक्टर सुरक्षिता थाईरत्ना, ये की डिपार्टमेंट ऑफ थाई लैंग्वेज इसी में है जहां पर की संस्कृत शिक्षण इंडोलॉजी के रूप में होता है। इसी तरह से तलंक डॉक्टर चिरपट प्रपंड विद्या, जो कि जो थाई जो राजसी पौरोहित, राजाओं के पौरोहित्य कर्म करने के जो प्रधान हैं, वे भी उन्होंने भी संस्कृत स्टडी सेंटर जो रॉयल सोसाइटी ऑफ थाई है उसकी एस्टैब्लिशमेंट कराई है और उसी के माध्यम से जो 16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन किया गया था। यद्यपि विषय का विस्तार बहुत है और तथ्यात्मक रूप से बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि मैं स्किप कर रहा हूं, जो मूल विषय और जो मूल विषय था वो मैंने थोड़ा थोड़ा कहने का प्रयत्न किया है। एक केवल और जानकारी आपको देना चाहूंगा, जो संस्कृत विभाग का सबसे बड़ा भवन है पूरे एशिया में, वो आपको थाईलैंड में ही शिल्पकॉन विश्वविद्यालय में मिलेगा। अगर आप संरचनात्मक दृष्टि से देखें
तो इसीलिए मैंने थाईलैंड का चयन किया था। आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि यद्यपि मैंने ये छोटा सा प्रयास किया है संस्कृत शिक्षण के विषय में, कहाँ कहाँ शिक्षण होता है, आप सभी से निवेदन है कि इन विषयों को जो मेरे द्वारा कहे गए हैं उस विषय का विस्तार करें और आगे चल करके ऐसा हो कि इसी को आगे बढ़ाते हुए अन्य विस्तारित व्याख्यानों को आप प्रस्तुत करें। ऐसा निवेदन के साथ ही मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद विनय गोपाल जी, आपने इतने सारगर्भित शब्दों में अपना व्याख्यान दिया। रामायण से लेके और आधुनिक समाज तक आप हमको ले आए इस 1 घंटे में, और विश्वविद्यालय सत्र तक प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और संस्कृत का विदेशों में क्या प्रभाव रहा है, इन सभी विषयों को एक साथ समाहित करके आपने इस विषय को इतना रोचक बना दिया कि पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब चला गया। इतनी धर्मशास्त्रों की इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई, इतनी अच्छी बातों से अवगत कराया कि ग्रामीण मामलों में पहले कोर्ट में क्यों नहीं जाना पड़ता था, क्यों राजाओं के पास न्याय मांगने नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि जो आम जन था स्मृति ग्रंथों को पढ़ता था, रामायण का अनुसरण करता था। इस वजह से उनके घर में झगड़े ही नहीं होते थे ताकि उन्हें कोर्ट इत्यादि में न्यायालयों में जाना पड़े। सभी विषयों को आपने इतने अच्छी तरह से व्याख्यान दिया आपने कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें से हम ज्यादातर लोगों को इन बातों का पता भी नहीं था कि विदेशों में संस्कृत में इतना कुछ हो रहा है। सामान्य ज्ञान था कि हमारा अनुसरण करके विदेशों में संस्कृत को बहुत महत्व दे रहे हैं। हमें बहुत सारी जानकारी मिली, इसमें आप मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी। आपने हमें विभिन्न देशों के बारे में जानकारी दी कि थाईलैंड में कितना काम हो रहा है संस्कृत भाषा को लेकर के, और जर्मनी तो एक तरह से ये लगा लीजिए कि जर्मनी सरकार का तो भारतीय जो शास्त्र हैं उनके प्रति इतना प्रेम है कि उन्होंने सबसे अधिक पैसा संस्कृत शास्त्रों को पढ़ने के लिए, इंडोलॉजी अर्थात भारतीय विद्याओं को पढ़ने के लिए अपने सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। उनकी जो उनकी सबसे बड़ी हवाई सेवा है लुफ्थहांसा, जब उनसे बात की गई कि आपने इसका नाम ये क्यों रखा, कौन सी भाषा का शब्द है, तो उन्होंने कहा ये संस्कृत का शब्द है कि लुप्तहंसा, हंस जहां विलीन हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं जहां से, अर्थात उस भारतीय विद्या से इस नाम को लेकर उन्होंने अपनी एयरलाइंस का नाम ही रख दिया है। और जर्मनी इसमें एक मिनट ना, जो ये बोल रही है वो अच्छा है बेटा, थोड़ा सा संक्षेप में करके चले, जो अपनी बात कुछ कहते हैं, जो ये बोल चुके हैं तो हमने सब सुन ही लिया।
है ना? सर अभी हमारे पास 10 मिनट रहती है प्रोग्राम की, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी। अच्छा अच्छा। तो वहां पर जर्मनी में हमारा एक विभाग उन्होंने बना दिया कि हमारे जो आचार्य हैं चर्क, उनको लेकर के चर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बना दिया। तो इतना जर्मनी सरकार का प्रेम है हमारी संस्कृत भाषा के प्रति। तो इसी क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर यशवीर सिंह जी से निवेदन करती हूँ। डॉक्टर यशवीर सिंह जी। विश्वविद्यालय में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, व्याख्यान माला, मैं इन समस्त अध्यापक वृंदों को नमन करता हूं, क्योंकि निरंतर इस तरह के ज्ञान विज्ञान बांटने से ही और अपनी संस्कृत का, जिसके लिए विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, उस भाषा का, उस विज्ञान का, वेदों का जो प्रचार प्रसार होना है वो आप लोगों के द्वारा ही होना है। और ये वास्तविक में ठीक कहा गया कि संपूर्ण विश्व में पहले अपनी आर्य जो पद्धति थी, जो वेदों का ज्ञान था, उस सब जगह फैला हुआ था, जो अभी विनय जी ने बताया। आज बहुत अच्छा व्याख्यान, विनय जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो प्रस्तुतिकरण उनका जो आज था वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा प्रस्तुत उन्होंने किया अपना व्याख्यान, समस्त बातें रखी। और मैं इस सब कार्यक्रम के लिए जो चल रहा है, मैं शर्मिला और विनय जी जो आप ये चला रहे हैं कार्यक्रम, और इसके बाद आज हमारी बात हो रही थी कुलपति महोदय से, होने वाली है, वैसे तो बात तो वहाँ तक हमने पहुँचाई है अपने माध्यम से, एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े लोगों के साथ अब धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। आप लोग बहुत उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय में इस कार्य के साथ साथ अधिक प्रवेश और अधिक जो कार्य हैं शैक्षणिक, उन गतिविधियों को चलाने के लिए और निरंतर सहयोग करने के लिए, संस्था को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी को अपनी तरफ से साधुवाद और बधाई देता हूँ। सभी का अभिनंदन करता हूँ और आपके लिए निवेदन करता हूँ कि सब लोग तैयारी करके अच्छे से अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, यही मेरी कल्पना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं पुनः कार्यक्रम में जुड़े सभी विद्वज्जनों का और मुख्य रूप से हमारे मुख्य वक्ता जी का धन्यवाद करती हूँ, जो इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और विश्वविद्यालय को निरंतर उन्नति की ओर ले जाने वाले हमारे कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार मित्तल जी और हमारे कुल सचिव जी को भी काफी विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। इसी क्रम में हमारा कार्यक्रम अभी संपूर्णता की ओर है, तो सम्मिलित रूप में हम शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सबको। मेरा एक निवेदन है, जितने भी विश्वविद्यालय में उपस्थित अध्यापक वृंद या जो भी कार्यक्रम में हैं, एक बार कुल सचिव कार्यालय आ जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है, जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद होगा सबका। जी सर।